पीसीओएस एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। हमारी डाइट भी रिस्पॉन्सिबल है, हमारी रूटीन्स भी रिस्पॉन्सिबल है। पीपल यूजुअली को रिलेट पीसीओएस विद डायबिटीज। एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज इन आवर कंट्री इज अराउंड 50 ईयर्स। कि आपको इरेगुलर साइकिल्स पूछ सकती हैं, आपकी कोई प्रॉपर साइकिल टाइमिंग नहीं होती, नंबर ऑफ ब्लीडिंग डेज प्रॉपर नहीं होते, अभी तक कंसीव नहीं किया, अभी तक फैमिली नहीं स्टार्ट की है। कहते हैं कि हमें घबराहट होने लग जाती है, अचानक से हमें ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं। उनके लिए मैंडेटरी है कि वो आफ्टर 30s अपना मेमोग्राम जरूर करवाएं। बर्थ कंट्रोल पिल्स नॉर्मली जो कंबाइंड पिल्स होती हैं, द मोमेंट यू स्टॉप यूजिंग देम योर फर्टिलिटी कम्स बैक। Assalamu alaikum everyone, welcome to Curious and Candid. Don't you find it strange कि हमें हमारी ही बॉडी के बारे में बहुत एलियनेटेड रखा जाता है? साइकिल्स में क्या हो रहा है, हार्मोन्स बैकग्राउंड में क्या कर रहे हैं, और अब नई नई टर्म्स आने लगे हैं जो हमें और डरा देते हैं, जैसे पीसीओएस। यार एक औरत के लाइफ साइकिल्स पीरियड से स्टार्ट होते हैं और मेनोपॉज पे एंड होता है, और उसके बीच में भी इंटरवल्स के बाद उसको एक नई चीज डिस्कवर करने को मिलती है। ये कहा तो जाता है कि कॉन्वर्सेशन अनकंफर्टेबल है, बट इनको अनकंफर्टेबल कहने की जरूरत नहीं है। पर इन कॉन्वर्सेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए इनके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, और बार बार बात करना बहुत जरूरी है। सो नो मैटर आपकी टॉपिक कितनी ही बार सुन चुके हो, आई वांट यू टू टेक अ पॉज एंड टेक सम टाइम आउट और इस टॉपिक को दोबारा से सुने और एनालाइज करें कि हम इनको और नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं। तो फॉर दैट पर्पस आई हैव इनवाइटेड अ गायनेकोलॉजिस्ट फॉर यू टू डिकोड योर बॉडीज। सो प्लीज वेलकम सादिया ताहिर। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच कि हम आपकी वजह से ऐसी बहुत सारी बातों को इस पॉडकास्ट में हाईलाइट कर सकेंगे जिनके बारे में आई फील है कि अभी बातें तो होती हैं बट इतनी ओपनली अभी उनको इतने डेप्थ में डिस्कस नहीं किया जाता। वो अमूमन वो बातें गायना के ऑफिस तक ही क्लोज हो जाती है, बट आई वांट कि हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें। सो सबसे पहले आई वुड लेट द ड्रैगन आउट ऑफ द बॉक्स। सबसे प्रोमिनेंट टॉपिक जो है हमारा दैट इज पीसीओएस। सो मुझे लगता है कि सब इसके बारे में बात करें, येट बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अभी भी नहीं पता। सो मैनी मिसकंसेप्शंस एंड फिर उसके बाद मिसकंसेप्शंस क्लियर भी हो जाएं, बट इतने ओपिनियंस हैं कि एक राइट डायरेक्शंस जो है वो नहीं मिल पाती पेशेंट को। सो हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे कि पीसीओएस है क्या चीज़। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर तहरीन। मैं ऑडियंस के लिए थोड़ा सा बता दूं दैट आई एम डॉक्टर सादिया। आई एम अ प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट इन दिस फील्ड फॉर लास्ट 12 ईयर्स, और मैं करंटली एज सीनियर रजिस्ट्रार होली फैमिली हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। इसके अलावा मैं विजिटिंग कंसल्टेंट हूँ एट मिडिक्सी हॉस्पिटल इस्लामाबाद। ओके, सो पीसीओएस एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। दिस स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर हम जनरल पब्लिक को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो ऑलमोस्ट हर 2 से 3 लोगों में एक बंदे को पीसीओएस होता है। अगर आप ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात करें तो पीसीओएस बेसिकली एक लाइफस्टाइल बन चुका हुआ है ऐसा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अब ये चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है। पीसीओएस के लिए हमारी डाइट भी रिस्पॉन्सिबल है, हमारी रूटीन्स भी रिस्पॉन्सिबल है, द काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट वी आर टेकिंग इन, ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन पीसीओएस एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं। हर एज ग्रुप में और मैरिड और अनमैरिड में अलग अलग इसके ट्रीटमेंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि उसका एक कोई ऐसा क्योर नहीं है, बट लाइक जो सिम्टम्स आता रहेगा उसके हिसाब से आप उसको कहते हैं। आई हर्ड इट समवेयर कि पीसीओएस को दे आर आल्सो कॉलिंग इट डायबिटीज ऑफ द ओवरीज। तो वो कनेक्शन कैसे डेवलप होता है? देखिए, पीसीओएस जो है बेसिकली बहुत सारी बच्चियां जो ओवरवेट है या बहुत सारी ख़वातीन जो ओवरवेट होती है उनमें ऑटोमेटिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है बिकॉज ऑफ देयर ओबेसिटी। उसकी वजह से आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है, और उस हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ ऑब्वियसली आपकी फिर ओवरीज भी इफेक्ट हो रही होती है। सो पीपल यूजुअली को रिलेट पीसीओएस विद डायबिटीज। सो उसके अराउंड एक फेयर भी जनरेट हो जाता है कि आप पूरी जिंदगी शायद मेडिसिन पे रहेंगे या कभी भी यू वोंट बी एबल टू कंसीव। तो इज इट ट्रू कि ये नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। पीसीओएस जैसे मैंने आपको बताया
इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स बेसिकली जिसको हमने ट्रीट करना होता है. PCOS के साथ लोग इरेगुलर साइकिल्स के साथ भी आते हैं. PCOS के साथ लोग एक्सेसिव वेट के साथ आते हैं. दैट इज़ रेजिस्टेंट टू रिडक्शन. नॉर्मली लोग कहते हैं हम डाइट करें लेकिन हमारा वेट रिड्यूस नहीं हो रहा. PCOS के साथ लोग इनफर्टिलिटी के साथ भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं. PCOS खाली इरेगुलर साइकिल्स भी कर रही होती है. और कुछ लोगों के अंदर PCOS खाली स्किन चेंजेस जैसे एक्नी हो रही है, जैसे हिर्सुटिज्म, बहुत इंक्रीज ग्रोथ हो रही है बॉडी के ऊपर हेयर्स की, इन चीज़ों के साथ प्रेजेंट कर रही होती है. तो इंडिविजुअली इन सब सिम्टम्स को हम अलग अलग ट्रीट करते हैं. ठीक है. एक बायोलॉजिकल क्लॉक देखें तो 30s के बाद ऑलमोस्ट कहा जाता है कि बहुत डायनामिक शिफ्ट आता है इन विमेंस बायोलॉजी. तो डू टेल मी कि उस शिफ्ट के लिए कैसे एक औरत अपने आप को प्रिपेयर कर सकती है और क्या क्या शिफ्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर 30s. ठीक है. अच्छा, अगर आप हार्मोनल चेंजेस के लिहाज से बात करें, देखिए अब पहले यूजुअली लोगों की शादियां थोड़ी सी अर्लियर एज ग्रुप में हो रही होती, सोन इन देयर 20s, अर्ली 20s में लोगों की शादियां हो रही होती थी. अब विद टाइम जैसे जैसे थोड़ा सा माहौल चेंज हो रहा है, सोशल डायनामिक्स जिस किस्म के हैं, उस लिहाज से लोग या लेट 20s में या अर्ली 30s में यूजुअली प्लान कर रहे होते हैं फैमिलीज. इवन अब तो लेट 30s में भी लोग प्लान कर रहे होते हैं. ठीक है. तो इस तरह ये कि जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है लेडीज़ का, दैट इज़ फ्रॉम द टाइम ऑफ मेनार्क, यूजुअली 12-13 ईयर्स में जब गर्ल्स को पीरियड स्टार्ट हो रहे होते हैं. एंड एवरेज एज ऑफ मीनोपॉज इन आवर कंट्री इज़ अराउंड 50 ईयर्स. ओके. सो ये काफ़ी ब्रॉडर एक टाइम स्पैन है. ठीक है. सो डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस, हेल्थ इश्यूज़ कैसे हैं लोगों के, बॉडी वेट कैसा है, BMI कैसा है, और फैमिली आपका प्लान कर रहे हैं, ये उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं. ऑब्वियसली जो आपका लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज होती है उनमें कॉमनली ये प्रॉब्लम्स रिलेटिवली कम होती हैं. बट आफ्टर योर 30s ऑब्वियसली आपका जब एक ब्रेन शिफ्ट हो रहा होता है टुवर्ड्स हार्मोनल चेंजेस, बहुत सारे लोगों को फिर लेटर ऑन हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से और इश्यूज़ की वजह से फैमिलीज़ आगे कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही होती है. एक चीज़ होती है कि जैसे आपने बताया कि बहुत बड़ी विंडो है, और उस बड़ी विंडो में एक कॉमन सिम्टम हमें नज़र आता है जो अमूमन लोगों को हो रहा था, दैट इज़ इरेगुलर पीरियड्स. वो अर्ली एज में भी बहुत हो रहा है, वो मिड में भी कहीं आके मिसिंग होना शुरू हो जाता है या बहुत ज़्यादा, और एंड पे वो तो अप एंड डाउन रहती है. तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ नॉर्मल एंड व्हाट इज़ इट? देखिए, जो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, नॉर्मली जब किसी भी बच्ची को मेनार्क स्टार्ट होते हैं, जब उसको पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो शुरू में फॉर 2 to 3 ईयर्स ये नॉर्मल है, ये फिजियोलॉजिकल है कि आपको इरेगुलर साइकिल्स हो सकती हैं. आपकी कोई प्रॉपर साइकिल टाइमिंग नहीं होती, नंबर ऑफ ब्लीडिंग डेज प्रॉपर नहीं होते, एक प्रॉपर रिदम नहीं जनरेट होता ब्रेन का. आहिस्ता आहिस्ता जब आपका हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी सिस्टम काम करता है, उसके साथ साथ बॉडी अपना एक बैलेंस क्रिएट करती है. तो सून आफ्टर द मेनार्क अगर किसी के पीरियड्स इरेगुलर हैं तो नॉर्मली इट इज़ नथिंग टू वरी अबाउट. अगर बच्ची की फिजिक ठीक है, अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल हैं और इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं आपको अपेरेंटली नज़र आ रही, तो शुरू में फॉर 2-3 ईयर्स ये नॉर्मल होता है. इसको हम फिजियोलॉजिकल इरेगुलर साइकिल्स भी कहते हैं. नॉर्मली एट द एज ऑफ 15 और 16 ईयर्स इन्वेस्टिगेशंस हम तब स्टार्ट करते हैं अगर किसी की वो चीज़ परसिस्ट कर रही हो या साइकिल में रेगुलरिटी नहीं है या ब्लीडिंग के कोई इश्यूज़ हैं, तो अराउंड 15-16 ईयर्स नॉर्मली हम इन्वेस्टिगेट करते हैं अंटिल अनलेस रिक्वायर्ड. इसी तरीके से जो आपके 20s होते हैं, डिपेंड करता है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, इन्वेस्टिगेशंस उस पर डिपेंड कर रही होती हैं, क्योंकि इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुएशन की बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं जो डिपेंड कर रही होती हैं आपके ओवेरियन हार्मोन्स पे भी, आपके पिट्यूटरी हार्मोन्स पे भी. इसके अलावा थायराइड एक बहुत कॉमन डिजीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो रही होती हैं. अमूमन हम लोग फर्टिलिटी का सारा बर्डन ना औरत पे डाल देते हैं, और जब भी कुछ इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज आते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं ये टेस्ट कराए, ये टेस्ट कराए. आपको क्या लगता है वो कौन सा इंटरवेंशन, तो आई गेस बहुत ज़्यादा होंगी, बट वो कौन सा राइट टाइम है जब एक मेल के लिए भी इन्वेस्टिगेट कराना ज़रूरी हो जाता है? देखिए, जो सब फर्टिलिटी के साथ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, देखिए इसके लिए एक ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आपने कब इन्वेस्टिगेशन करवानी है. ठीक है. एक कपल है, अब यूजुअली आप पे फैमिली प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि बच्चियों की हार्डली 3-4 महीने हुए होते हैं शादी को, और उनकी मदर इन लॉज या उनके इन लॉज, इवन उनकी अपनी फैमिली बहुत ही कीन होती है कि अभी तक कंसीव नहीं किया, अभी तक फैमिली नहीं स्टार्ट की है, सो बहुत अर्ली आके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर लेते हैं.
अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंसेज, जैसे इस फील्ड में हम लोगों को डील करते हैं नॉर्मली एटलीस्ट 1.5 to 2 years, उसके बाद हम रिकमेंड करते हैं कि आप किसी भी किस्म की, बिल्कुल किसी भी किस्म की आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें। ठीक है, और इस इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है कि दोनों पार्टनर्स करवाएं, बिल्कुल एक के ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वही बेचारी अपनी टेस्ट। देखिए, जिस तरह प्राइमरी सब फर्टिलिटी है और सेकेंडरी सब फर्टिलिटी है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और इन दोनों की कॉजेज डिफरेंट होती हैं। तो जब हमने इन्वेस्टिगेशंस करनी होती है पेशेंट्स की, तो उसके लिए मेल पार्टनर एंड फीमेल पार्टनर दोनों का होना ज़रूरी है, दोनों की काउंसलिंग ज़रूरी है, दोनों को ये पूरा प्रोसेस समझाना ज़रूरी है, और लाइकवाइज फिर दोनों की इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है अगर हमने किसी की भी मैनेजमेंट स्टार्ट करनी है। ठीक है, और आई गेस यहाँ पे भी स्ट्रगल्स खत्म नहीं होती हैं। आपने बच्चे भी पैदा कर लिया, आपने टीनेज के क्रैम्प्स भी बर्दाश्त कर लिया, फिर आपके पास मेनोपॉज आ जाता है, मतलब वो भी उतना ही टफ टाइम होता है, क्योंकि आई गेस वो भी बगैर बताए, जैसे शुरू में बगैर बताए पीरियड्स आ जाते हैं, सीधा मेनोपॉज भी बगैर बताए आ रहा होता है। सो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि हमारे कल्चर में एक तो उसको थोड़ा सा टैबू से भी कनेक्ट किया जाता है, और दूसरा ये कि वो कौन से साइंस है जिससे पता चल सकता है कि हाँ आप उस फेज में आ चुके हैं। मेनोपॉज की एज, जो एवरेज एज हमारी कंट्री में और हमारी पॉपुलेशन में, दैट इज़ अराउंड 49-50 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन वी कॉल अ टाइम पीरियड ऑफ पेरीमेनोपॉज विच स्टार्ट्स 3 to 5 years बिफोर योर मेनोपॉज। सो जब आपको मेनोपॉज स्टार्ट होना होता है या जो आपका पेरीमेनोपॉजल फेज होता है, उसमें यूजुअली क्या होता है कि आपकी हार्मोनल डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है या आपकी हार्मोनल शिफ्ट होती है, जिसकी वजह से कुछ लोगों के पीरियड्स इरेगुलर होना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ लोग ओबेसिटी डेवलप कर लेते हैं, कुछ लोगों को बोन वेस्टिंग के साथ साथ, क्योंकि हमारी एक नॉर्मल रूटीन नहीं है कि जिसमें हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स या विटामिन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हो, तो इस वजह से बहुत सारे लोग प्रेजेंट कर रहे होते हैं जनरलाइज वीकनेस के साथ, फटीग के साथ, और ये सिम्टम्स यूजुअली 3 to 5 years बिफोर योर मेनोपॉज स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत कॉमन जो सिम्टम्स यूजुअली हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, उसमें क्या होता है कि वो कहते हैं कि हमें घबराहट होने लग जाती है, अचानक से हमें ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं, फटीग्ड फील करते हैं, हम एनर्जेटिक नहीं होते हैं, या फिर हमें मूड स्विंग्स होना स्टार्ट हो गए हैं, डिप्रेशन स्टार्ट हो गई है। सो ऑल ऑफ दीज आर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप। और अब क्योंकि ये और कितना अरसा तक ये फेज और ये सिम्टम्स आपके साथ रहते हैं, और उसके लिए फिर क्या आप हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं? सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उससे भी पहले ज़रूरी ये है कि आप इन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करें और आप रजिस्टर करें कि वाकई में आपकी बॉडी में ये चेंजेस आप फील कर रहे हो, एंड यू शुड सीक हेल्प फॉर दैट। यूजुअली हमारे पास जो लेडीज़ आती हैं, अनटिल और अनलेस उनकी डेली रूटीन्स डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएं या उनसे चीज़ें मैनेज ना हो, फिर वो डॉक्टर की हेल्प लेती हैं, उससे पहले वो यूजुअली नहीं आके हमें कंसल्ट करती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप अपने 40s में आएँ, 40s में आने के बाद आइडियली हर एक को चाहिए कि वो अपनी पर्सनल हेल्थ के लिए, गायनेकोलॉजिकल हेल्थ के लिए हर 6 months के बाद अपनी हार्मोनल प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, पैप स्क्रीनिंग और अल्ट्रासाउंड पेल्विस ज़रूर करवाए, सो दैट अगर आपको किसी भी किस्म का कोई अनआइडेंटिफाइड सिम्टम है जो आपको नहीं पता लेकिन आपकी इन्वेस्टिगेशंस पे आ रहा है, तो वो टाइमली चीज़ें पिक हो सके। सेकेंडली, जब आपको पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स फील होने स्टार्ट शुरू होते हैं, तो आपको डॉक्टर की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए, बिकॉज हमारे पास बहुत सारी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, जिसमें आपकी मल्टीविटामिन्स भी आ जाती हैं, जिसमें आपकी बहुत सारी हर्बल मेडिकेशंस आ जाती हैं। इसके अलावा आपके पास आजकल तो एक नई चीज़ है जिसको हम सीड साइकिलिंग कहते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर द PCOS पेशेंट्स एज वेल एज फॉर द पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप लेडीज़। सो क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको साइड इफ़ेक्ट्स का बहुत इशू होता है विद मेडिकेशन, और मेडिसिन के साथ आप वो रेगुलरिटी नहीं रख सकते फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो बहुत सारे हर्बल ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो हम उनको ऑफर कर सकते हैं। फिर लाइफस्टाइल चेंजेस हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं, जब इसके अलावा जो भी रिक्वायर्ड ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो उनको हम टाइमली ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, और एक अगर हम छोटी सी चेकलिस्ट बनाएं कि एक औरत को उन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए बिफोर शी वांट्स टू कंसीव, तो वो क्या 2-3 चीज़ें होंगी? देखिए, सबसे पहले तो आपको मेंटली उस चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए कि आप एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। आपकी और आपके पार्टनर की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए कि आपने फैमिली स्टार्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ये देखना है कि आपकी डाइट कैसी है, ठीक है। लेडीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उनकी पीरियड्स कैसे हैं, साइकिल्स कैसी हैं, क्योंकि यूजुअली ये परसीव किया जाता है कि आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से कंसीव कर लेंगे, ठीक है। लेकिन साइकिल लेंथ आपकी कैसी है,
आपको थोड़ा सा आइडिया ये होना चाहिए, आप किसी भी गायनेक से प्री कंसेप्शन काउंसलिंग ले सकते हैं। आइडियली सबको लेनी चाहिए अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं, सो दैट वो आपको बेटर गाइड कर सके कि क्या प्री कंसेप्शन टाइम में आपको मल्टीविटामिन्स हैं जो हस्बैंड को भी और वाइफ को दोनों लेने चाहिए। एक तो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली आपको अपनी पीरियड्स को टाइम करना आना चाहिए, सो दैट आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि आपके ओव्यूलेशन के डेज कौन से हैं, आपकी फर्टाइल विंडो क्या है, सो दैट वो डेज आप प्रॉपर्ली अवेल करें। और ऑब्वियसली उसमें फिर चांसेस ऑफ कंसेप्शन ज़्यादा होते हैं। एंड अमूमन ये जो सारी आप ये बता रहे हैं ना, ये शादियाँ हम स्टार्ट भी कर लेते हैं और बहुत कन्वीनियंटली प्रेगनेंसी में भी कंटिन्यू कर लेते हैं, बट एज सुन एज आप पोस्टमार्टम वाले फेज में जाते हैं एकदम से आप ये सारी अपनी केयर भी और ये सारे अपनी एहतियात भी आप छोड़ देते हैं। सो उस फेज के लिए व्हाट डू यू रिकमेंड कि उस जगह पे क्या करना चाहिए और कौन कौन सी केयर वहाँ पे भी कंटिन्यू करनी है या फिर और नई चीज़ें क्या इंक्लूड करनी है? पोस्टमार्टम पीरियड बाय डिफ़ॉल्ट एक ऐसा टाइम है जिसमें जो मदर होती है, बिकॉज ऑब्वियसली उसकी इतने हार्मोनल शिफ्ट्स हुए होते हैं, उसने इतना एक बड़ा फिजिकल चेंज बियर किया हुआ होता है, उसकी ऑल टुगेदर एक रूटीन डिफरेंट हो जाती है। एक ऑल टुगेदर एक नया बच्चा है जो उसने 24/7 केटर करना है, ठीक है। सो वो एक ऐसा टाइम होता है कि वो अपनी बॉडी चेंजेस की वजह से भी, अपनी रूटीन की चेंजेस की वजह से भी ऑटोमेटिकली डिप्रेशन में जाती है, और कुछ हार्मोनल इफेक्ट होता है दैट लीड्स टू डिप्रेशन। सो ये वो टाइम होता है कि जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास बहुत अच्छी सपोर्ट सिस्टम होनी चाहिए, चाहे वो आपकी अपनी फैमिली है, चाहे वो आपके इन लॉज हैं। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज सपोर्ट सिस्टम। सेकेंडली थोड़ा सा आपको अपनी स्लीप वेक साइकिल अपने बच्चे के साथ एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जब बहुत लंबे स्पैन्स में जाग रहे होते हैं या आपकी कोई रूटीन नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली आप फटीग भी होते हैं। एक तो फिजिकली आपकी बॉडी जो है वो वीक होती है, फिर आपकी रूटीन ऐसी होती है कि आपको फटीग ज़्यादा हो रही है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आपका खाना सही प्रॉपर नहीं है, आप मल्टीविटामिन्स टाइम पे नहीं ले रहे हैं। सो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें फिर काउंट इन करती हैं। पोस्टमार्टम के 40 डेज़ के अंदर तो वी फ्रीक्वेंटली विजिट आवर गायनेक, लेकिन उसके बाद वो कौन सा टाइम या कौन सा माइलस्टोन है जहाँ पर हमें दोबारा से बेशक हम कंसीव करना चाह रहे हों, नहीं करना चाह रहे हों, फिर अपने गायनेक को दोबारा विजिट करना चाहिए? मेरे ख्याल से पोस्टमार्टम पीरियड विच इज़ 40 डेज़ और ऑन एवरेज 6 वीक्स, उसके बाद तो आपको एक दफ़ा ज़रूर जाना चाहिए, और उसके बाद एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स के बाद आपको अपने गायनेक को ज़रूर विजिट करना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट आर द मल्टीविटामिन, दोज आर आयरन एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स, वो आपको पोस्टमार्टम एटलीस्ट 6 मंथ्स तक ज़रूर कंटिन्यू करने चाहिए, वेदर यू आर ब्रेस्ट फीडिंग योर चाइल्ड और नॉट। अब क्योंकि बिकॉज दिस विल बी अक्टूबर जब हम ये रिलीज़ कर रहे होंगे, एंड दैट इज़ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ एज वेल, सो उस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर ये इतना कॉमन हो चुका है दैट फिर भी उसके बारे में हम इतनी अवेयरनेस नहीं करते, जितना करें उतना कम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसी से स्टार्ट करेंगे कि प्रिवेंशन क्या है इसकी। ब्रेस्ट कैंसर से हम शुरू करते हैं। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर इज़ समथिंग जो कि अगर किसी को होना है तो दैट इज़ मोर और लेस इनएविटेबल, बिकॉज इसमें जेनेटिक कॉजेज़ भी आ जाती हैं। कुछ फैमिलीज़ में ये रन कर रहा होता है। अगर किसी फैमिली में आपके किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को ब्रेस्ट कैंसर है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज लेडीज़ के बाय द टाइम दे टर्न 30 उनको ऑन रेगुलर बेसिस अपनी स्क्रीनिंग करनी चाहिए। वन ईजीएस्ट मेथड इज़ द पेल्पेट्री मेथड, ठीक है, जिसमें वो खुद अपने ब्रेस्ट के 4 क्वाड्रेंट्स को ऑन रेगुलर बेसिस आफ्टर 10 to 15 डेज और इवन वंस अ मंथ वो उसको खुद एग्जामिन करके देखें, सो दैट उनको किसी किस्म का कोई लंप तो नहीं फील होता, ठीक है। सेकेंडली, जिनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में, जैसे अगर किसी की मदर को, किसी की सिस्टर को या खाला को अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो आफ्टर 30s अपना मेमोग्राम ज़रूर करवाएं फॉर स्क्रीनिंग, और फिर स्क्रीनिंग को वो कंटिन्यू रखें वेदर दे आर सिम्टोमेटिक और नॉट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी ऑन जनरल बेसिस अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है ब्रेस्ट कैंसर की, सो इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर एवरीवन कि लेडीज़ खुद अपनी सेल्फ स्क्रीनिंग करें। सेल्फ स्क्रीन का अगर हम देखें तो वो आपके साइकिल में कौन सा आइडियल टाइम है जिसमें आप सेल्फ एग्जाम करें? देयर इज़ नो स्पेसिफिक टाइम फॉर दैट, यू कैन डू इट ऑन एनी डे। ठीक है।
और अगर आपको कोई एबनॉर्मलिटी नज़र आती है तो वो किस शेप में नज़र आएगी जहाँ आपको करना चाहिए? देखिए, जो सिम्टम्स होते हैं जो एबनॉर्मल हैं, जिसको आपको कंसल्ट करना ज़रूरी है, नंबर 1 इज़ अ फीलिंग ऑफ लम्प। अगर आपको ब्रेस्ट में किसी भी किस्म का कोई लम्प या नोड्यूल फील हो रहा है, ठीक है, वेदर इट इज़ पेनफुल और नॉट, लेकिन अगर आपको एक ये नई फाइंडिंग फील हो रही है, यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। और ब्रेस्ट कैंसर के लिए नॉर्मली आपने सर्जन्स को दिखाना होता है। ये लोगों को नहीं आइडिया, वो नॉर्मली गायनेकोलॉजिस्ट के पास आ रहे होते हैं, लेकिन अगर आपको ब्रेस्ट में कोई चेंजेस फील हो रही हैं तो आपने उसको सर्जन के पास जाके दिखाना होता है। फर्स्ट इज़ द लम्प। इसके अलावा आपको कोई स्किन चेंजेस फील हो रही हैं या फिर आपको किसी किस्म का निपल डिस्चार्ज है, इट कुड बी अ डिस्चार्ज और इट कुड बी अ ब्लीडिंग, ठीक है। टेंडरनेस हो सकती है, पेनफुल हो सकता है, ठीक है, और रेडनेस अगर आपको अनयूजुअल फील हो रही है, सो यू नीड टू गो एंड सी अ डॉक्टर फॉर दैट। ठीक है। एंड आई गेस इट साउंड स्केरी बट इट इज़ नॉट दैट स्केरी कि अगर आपको पता चल भी गया है तो अगर आपके पास राइट हेल्प है और इमोशनल सपोर्ट भी है और आपके पास मीन्स भी हैं तो आई गेस इट इज़ क्यूरेबल। ऐसा नहीं है कि अगर बस ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो बस आपकी लाइफ एंड हो जाती है। ब्रेस्ट कैंसर अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी चीज़ है जिसका हमारे पास इवन एट स्टेज 4 भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं, और अगर आप टाइमली डायग्नोज कर लें और आप टाइमली मेडिकल हेल्प सीख करें तो उसके साथ ऑब्वियसली रिजल्ट्स बहुत बेहतर होते हैं। और उसके बाद की जो लाइफ मेंटेनेंस है वो भी उसी तरह से वापस आ जाती है या फिर आपको वो एक होता है कि उसके कुछ इश्यूज़ के साथ आपको लाइफ टाइम रहना पड़ता है? ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, डिपेंड करता है कि आपकी किस किस्म की सर्जरी हुई है, आपने कितनी कीमोथेरेपीज़ रेडियोथेरेपीज़ ली हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स बेहतर होने में कितना अरसा लगेगा, और फिर उसका एक रेगुलर फॉलोअप होता है इवन आफ्टर योर ट्रीटमेंट, और वो लाइफ लॉन्ग फॉलोअप होता है। सो ये ब्रेस्ट कैंसर तो ऐसी चीज़ है कि जो आपने खुद भी एग्जामिन कर सकते हैं, बट लेकिन आई गेस द साइलेंट वन इज़ द ओवेरियन कैंसर, और हमारे यहाँ इतना पैप स्मीयर का भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम उसके लिए वॉलंटरीली जाके करवाएं। सो टेल अस अ बिट मोर अबाउट इट एज वेल कि है क्या ओवेरियन कैंसर? ओके, सो ओवेरियन कैंसर यूजुअली ये ओवरीज के साथ एसोसिएटेड होता है, और पेशेंट्स अब वेरी कर रहे होते हैं एज ग्रुप्स। अब कुछ कैंसर्स हैं जो कि बहुत अर्ली एज में डायग्नोज हो रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो लेटर एज में अपेयर हो रहे होते हैं, और उनके सिम्टम्स अकॉर्डिंगली थोड़े से डिफरेंट होते हैं। यूजुअली जो बहुत अर्ली एज में अपेयर हो रहे होते हैं उनमें पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट कर रहे होते हैं एब्डोमिनल मास के साथ या इरेगुलर पीरियड्स के साथ। इसके अलावा मास के प्रेजेंटेशन के अलावा नॉर्मली जो आपके जीआई सिम्टम्स होते हैं जिसमें वॉमिटिंग, नॉजिया, पुअर एपिटाइट, ब्लोटेडनेस, इन सिम्टम्स के साथ पेशेंट्स अपेयर हो रहे होते हैं, और इन्वेस्टिगेशंस पे लेटर ऑन फिर पता चलता है कि ओवेरियन कैंसर है। इसी तरीके जो लेटर ऑन एज ग्रुप के आफ्टर 40s जो कार्सिनोमास होते हैं और ओवरीज के, वो भी नॉर्मली मैस एब्डोमेन के तौर पे ही प्रेजेंट करते हैं, और उनमें भी एट टाइम्स आपकी इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सिम्टम्स होते हैं वो फीलिंग ऑफ मास के होते हैं, जीआई सिम्टम एसोसिएटेड होते हैं जिसमें नॉजिया, वॉमिटिंग, ब्लोटेडनेस, कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स, ये सब एसोसिएटेड चीज़ें होती हैं। अब एक और है जब इस कैंसर से गुजरती किसी भी टाइप का ब्रेस्ट और ओवेरियन, शी ऑफन फील्स कि देयर इज समथिंग ब्रोकन इनसाइड मी, क्योंकि सम टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कैन आल्सो लीव यू फिजिकल चेंजेस इन योर बॉडी एज वेल, कि आपको काफ़ी डिफरेंट फील कराता है। सो व्हाट डू यू से एज समवन एक्सपर्ट इन दिस कि आप उनको एक रीअश्योरेंस यहाँ से आई वांट कि आप दें कि नहीं, यू आर नॉट ब्रोकन, एक्चुअली यू आर अ सर्वाइवर, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ सर्जरीज ऐसी होती हैं ऑब्वियसली जिसमें यू लूज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी एज पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट एंड फॉर द क्योर। सो इतनी बड़ी फिजिकल चेंज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पेशेंट्स के लिए डीमोरलाइजिंग होती है। फॉर दैट अब बहुत सारे अच्छे सेटअप्स में, इवन गवर्नमेंट सेटअप्स में भी साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल होते हैं, साइकाइट्रिस्ट अवेलेबल होते हैं, और इन पेशेंट्स की अब हम स्पेशल काउंसलिंग क्लासेस और लेक्चर्स रखते हैं सो दैट वो अपनी उस एक एग्नी से बाहर निकल सकें। सो एक हमारा छोटा सा मिथ बस्टिंग रैपिड फायर है जिसमें जो मिथ्स अराउंड फीमेल बायोलॉजी हमारी सोसाइटी में हैं उनको हम थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। सो यू ओनली नीड अ गायनेक आफ्टर मैरिज। नो, इट इज़ नॉट ट्रू।
तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जब आपको लगता है कि जब जिसके लिए गायनेक को शादी से पहले भी अप्रोच करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत सारे लोगों को नहीं इस चीज़ का आइडिया होगा, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, दैट इज़ कॉल्ड प्री मैरिटल काउंसलिंग। ओके। और इसके बहुत सारे अब सेंटर्स डेवलप भी हो रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी, और इसके अलावा गवर्नमेंट लेवल पे भी और प्राइवेट लेवल के ऊपर भी, जहाँ पे जिन लोगों ने शादियाँ करनी है आप वहाँ जाके आराम से कंसल्टेशन बुक करके प्रॉपर प्री मैरिटल काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा देयर इज़ ऑल्सो प्रोग्राम विच इज़ कॉल्ड द थैलेसीमिया स्क्रीनिंग प्रोग्राम। जिन फैमिलीज़ में यूजुअली थैलेसीमिया रन कर रहा होता है, आइडियली उन लोगों को तो हम ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि वो प्री मैरिटल एक दफ़ा अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं, बिकॉज थैलेसीमिया इज़ समथिंग जिसके ऊपर यूजुअली अगर किसी को थैलेसीमिया मेजर है तो दैट इज़ नॉट कंपैटिबल विद लाइफ, और उस पर हम नॉर्मली लोगों को प्रेगनेंसीज टर्मिनेट करने की ऑफर कर रहे होते हैं। सो अब इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट अब काम कर रही है। आई गेस द नेक्स्ट वन इज क्वाइट फनी और बहुत नॉर्मल है, दैट इज कि बर्थ कंट्रोल रूल्स योर फर्टिलिटी। सो आप उसके बारे में क्या? नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, दीज आई थिंक आर द बेस्ट काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन टर्म्स ऑफ रिज्यूमिंग योर फर्टिलिटी। बर्थ कंट्रोल पिल्स नॉर्मली जो कंबाइंड पिल्स होती हैं, द मोमेंट यू स्टॉप यूजिंग देम योर फर्टिलिटी कम्स बैक। ओके, ये इस नेक्स्ट वन मैंने बहुत सुना एंड आई गेस कि इसके ऊपर थोड़ा सा बात करने की जरूरत है, दैट इज लूजिंग वेट विल क्योर PCOS। Yes, to some extent. Okay. Even losing 5% of your body weight will cure some of the symptoms of PCOS. Period pain is normal और उसको चेक कराने की जरूरत नहीं है? No, it is never like that. पीरियड स्टार्ट होने में 1-2 दिन पेन होना कुड बी नॉर्मल, लेकिन अगर वो प्रोलॉन्ग्ड है या आपको पीरियड स्टार्ट होने से बहुत पहले आपको डिस्मेनोरिया स्टार्ट हो रहा है तो यू नीड टू सी अ डॉक्टर। ये आई गेस उस हर मदर के लिए है कि जिनका C-section हुआ है, सो द C-section इज एन इजी वे आउट। सिजेरियन सेक्शंस are very difficult to bear. You go and ask those जिन्होंने सिजेरियन सेक्शंस करके बच्चे पैदा किए हैं। सो ये बहुत बड़ी मिथ है। और बिसाइड सिजेरियन सेक्शन इज नेवर एन ऑप्शन, इट इज़ नॉट समथिंग जो कि आप खुद चूज कर रहे होते हैं। देर आर इंडिकेशंस जिसके ऊपर आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकते, यू हैव टू अंडरगो अ सिजेरियन सेक्शन। ओके, सो अगर हम इसको कॉन्टिन्यूटी में देखें C-section वाली बात को, सो एक और मिसकंसेप्शन इसके अराउंड लाई करता है, दैट इज़ कि डॉक्टर्स की प्रेफरेंस है कि C-section हो जाए बिकॉज वो उनके लिए भी ईजी वे आउट है और बाहर ये प्रैक्टिस इतनी नॉर्मलाइज नहीं है। व्हाट डू यू से अबाउट इट? मेरे ख्याल से ये गलत कॉन्सेप्ट है जो लोगों में अब बहुत ही वाइड स्प्रेड हो चुका हुआ है। सिजेरियन सेक्शंस बेसिकली जो डिसाइड होते हैं उनकी कोई ना कोई इंडिकेशन ज़रूर होती है। सिजेरियन सेक्शन बाय चॉइस, शायद अगर 100 सिजेरियन सेक्शंस होते होंगे तो उसमें कोई मैक्सिमम 5 to 10 सेक्शंस ऐसे होंगे जो बाय चॉइस होगा, लेकिन नॉर्मली एवरी सिजेरियन सेक्शन हैज़ एन इंडिकेशन। देयर आर सर्टेन कंडीशंस जिसमें आप नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकते एंड यू हैव टू गो फॉर अ सिजेरियन सेक्शन, which includes the position of the baby, the liker around the baby. It depends upon how the baby is reacting during the labor pains, whether the heartbeat is normal or not. So ये सारे वो factors हैं, या labor सही proper progress कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसके accordingly decide किया जाता है कि cesarean section करना है या normal delivery। And I heard it somewhere और पढ़ा भी था कि C-section के आने से जो birth के time पे death है उसका रेशो भी काफ़ी कम हुआ है, बिकॉज नॉर्मल के अंदर काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कि बेबी नहीं सर्वाइव करता या मदर नहीं सर्वाइव कर पाती, तो C-section ने उसको भी काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच सादिया फॉर दिस इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन एंड आई होप कि हम इन कॉन्वर्सेशंस को आगे कंटिन्यू कर सकें और इस पॉडकास्ट से व्यूअर्स को कोई ना कोई ऐसी ज़रूर बात पता चले जो उनको हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू।